सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों का के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यह फल दीपिका पुस्तक है। फल दीपिका पुस्तक का 142वां पृष्ठ है। वैसे हम लोगों की कक्षा योग पर आधारित चल रही है। यह फल दीपिका का योगाध्याय है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पृष्ठ संख्या 142 तक का अध्ययन किया था। जो कल की कक्षा हुई थी उसमें हम लोगों ने यह सूत्र एवं इस सूत्र पर बहुत विस्तृत रूप से हम लोगों ने चर्चा किया था। इससे आगे अब हम लोग पुनः अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ पर जो बात लिखा गया है, एक शब्द है, इसको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सैकड़ों वर्ष पहले मंत्रेश्वर महाराज जी ने फल दीपिका का निर्माण किया था। हम लोगों ने को इस मंत्रेश्वर महाराज जी को बार बार प्रणाम करना चाहिए। जब भी फल दीपिका पुस्तक की नाम आए तो फल दीपिका पुस्तक को बाद में पहले मंत्रेश्वर महाराज जी को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद में इस पुस्तक के टीकाकार जिन्होंने टीका किया, जो गुह शब्दों को हम लोगों को समझने के लायक बनाया, उन्हें भी हम लोगों को प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि यह उन्हीं लोगों का देन है कि हम लोग कुछ थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं। यह फल दीपिका पुस्तक अपने आप में बहुत ही महान ग्रंथ। ऐसे महान ग्रंथों को नाम भी हम लोगों को आदर से लेना चाहिए। एक एक शब्दों को भी आदर पूर्वक समझने का प्रयास करना चाहिए। अब हम लोग आज की कक्षा शुरू करते हैं। यदि हम लोग संस्कृत के श्लोकों को पढ़े तो उसी को पढ़ने में समय अधिक हो जाएगा। हम लोग जो भावार्थ लिखा गया है या टीका की गई है उसी को पढ़े, वही समझे। यहाँ पर जो दिया गया है कि यदि सूर्य आदि 7 ग्रह पृथक पृथक राशियों में हो, ग्रह वैसे कितने होते हैं? तो 9 ग्रह होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध देव, गुरुदेव, शुक्रदेव, शनिदेव, राहु देव एवं केतु देव। हम सभी ने पूर्व की कक्षाओं में यह कि राहु एवं केतु देव वास्तविक इनका कोई पिंड अस्तित्व नहीं है, ये छाया ग्रह हैं। छाया किसी व्यक्ति को भ्रम में डालता है, न कि वास्तविकता देता है। छाया भ्रम डालता है या वास्तविकता भ्रम डालता है? छाया भ्रम ही डालता है। ये बाद बाकी जो ग्रह बच गए 7, वास्तविक ग्रह यही है। जिस व्यक्ति के कुंडली में ये 7 ग्रह किसी भी भाव में हो, कुंडली में 12 भाव होते हैं, इस 12 भावों में किसी भी भाव में हो, लेकिन 7 भाव में हो, किसी भी इनमें से किसी की युति न हो, इनमें से किसी ग्रहों की युति ना हो, इन ग्रहों में किसी भी ग्रह की युति ना हो। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ गए गुरुदेव। हाँ, जब ग्रहों की सब युति, हाँ 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 बोलिए। सब अलग अलग भावों में होने चाहिए। 7 भावों में 7 भाव किसी भी भाव में हो हाँ सकते हैं। हाँ, वह किसी भी भाव में हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है, कुंडली के शुभ भाव कितने होते हैं? शुभ भाव 6 भावों को शुभ भाव कहा गया है।
केंद्र एवं त्रिकोण को शुभ भाव कहा गया है। यदि सभी शुभ भावों में एक एक ग्रह हो और दूसरे जो एक ग्रह बच जाते हैं, वह ग्रह 11वें, दूसरे या तीसरे भाव में हो तो उत्तम माने जाते हैं। यानी कि छठे, 8वें या 12वें भाव में कोई ग्रह न हो तो यह सबसे उत्तम योग कहा जाता है। इसे बीना योग पुस्तक में बतलाया गया है। यह बहुत ही सुखद योग होता है। अब बीना जैसे शब्द से ही है तो यह गाना बजाना का शौकीन, गाना बजाना का शौकीन एवं संपन्न होता है। अगर यही सातों ग्रह 6 राशियों में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे किसी भी क्रम में हो, यहाँ पर 6 राशियों से, अब ये 7 ग्रह में से किसी भी 2 ग्रह की आपस में युति हो, अन्य ग्रह अलग अलग भावों में हो, कोई भी 2 ग्रह की युति हो जाए, ये नहीं कि सूर्य चंद्रमा की है, ये नहीं कि सूर्य चंद्रमा की, कोई भी 2 ग्रह की युति हो जाए और शेष 5 ग्रह अलग अलग हों तो यह भी अच्छे योग होते हैं। क्या होता है? अच्छे योग होते हैं। परंतु यह पुस्तक में यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर लिखा गया है कि जहां जहां राजा शब्द आवे उसका शब्दार्थ न लेकर भावार्थ समझें। पहले के जमाने में राजा हुआ करते थे, आज के जमाने में राज्य समाप्त हो गया है, राजा नहीं होते हैं। राजा वही होता है जिसकी वाणी का आदर सब कोई करे, जो आदेश पारित करे, नियम बनाए और अनुपालन करवाए, वही राजा है। तो उच्च पदाधिकारी को राजा का दर्जा दिया जा सकता है। बड़े बड़े नेता को भी राजा का संज्ञा दिया जा सकता है जो पोस्टेड नेता हो, यानी कि जो चुनाव जीत गया वह राजा हो गया, क्योंकि वह भी तो आपका प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि उसे मंत्री कहा जा सकता है, उसे मंत्री कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो सरकारी नौकरी होता है वह सरकार का प्रतिनिधि होता है। उच्च पदाधिकारी जितने होते हैं वे सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और जितने नेतागण होते हैं वे जनप्रतिनिधि कहे जाते हैं। नेता लोगों को जनप्रतिनिधि कहा जाता है जनप्रतिनिधि या सरकार प्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि नेता, हाँ, नेता को जनप्रतिनिधि कहा गया है एवं सरकार प्रतिनिधि को पदाधिकारी कहा गया। तो जितने अच्छे योग उतने बड़े सरकार के पदाधिकारी हुए, सरकार के कर्मचारी हो गए, सरकार के भाग हो गए, सरकारी तंत्र हो गया वो। तो सरकार, अब यहाँ पर पुस्तक की बात को तो हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया, लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए कि यह युति अगर यहाँ पर जो 6 राशियों में हो तो 7 ग्रह 6 राशि में होगा तो कोई ना कोई ग्रह की तो युति होगी कि नहीं होगी? होगी गुरुजी। हमने यहाँ पर सूर्य एवं चंद्रमा बतला दिया, लेकिन यह युति सूर्य के साथ में किसी ग्रह की ना हो, सूर्य के साथ में ना हो, न हो तो अधिक उत्तम होता है, क्योंकि युति का फल तभी प्रभावी होता है जब 2 ग्रहों का अंशात्मक मान एक हो, मतलब नजदीकियां हों, जी, करीब हो। तो जब सूर्य के साथ में किसी भी ग्रह की युति होगी और अंशात्मक मानों में करीबियां होंगी तो क्या होगा? वह ग्रह अस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा। तो जब ग्रह ही अस्त हो जाएगा तो यह उतने प्रभाव तो वह एक ग्रह कम से कम अस्त हो गया तो अपने गुण धर्मों को ज्यादा विकसित नहीं कर पाएगा ना। जी, और यहीं अगर 2 अन्य किसी ग्रहों की युति हो जाएगी तो दोनों ग्रह अपने गुण धर्मों का
उपयोग करेंगे, मतलब उनकी रश्मियां प्रभावी रहेगी और हमें फल उसका मिल सकेगा। अब वह युति किस प्रकार की है, वह ग्रह किस भावेश मतलब किस भाव के स्वामी है, अपने गुण धर्मों के आधार पर फल को विकसित करेंगे, लेकिन वह तो कम से कम अस्त नहीं रहा। पुस्तक है, उत्तम पुस्तक है। अब सभी बातों को पुस्तक में तो नहीं लिखा जा सकता ना। इसी पुस्तक में सबसे पहले जो ग्रह फल वाली बात है या ग्रह वाली बात है वहीं पर बतलाया गया है, लिखा गया है। यह बार बार कक्षा में हम लोग चर्चा करते हैं कि सूर्य के साथ में कोई ग्रह हो जाता है तो अस्त हो जाता है, वह फल बुरा देता है या अच्छे फल नहीं देता, या उसके रश्मियां निस्तेज हो जाती है, उसके रश्मियों से हमारे जीवन में कोई लाभ उतना नहीं मिलता। इस उस पिछले उस नियम को भी हम लोग यहाँ पर लागू हम सबों को करना चाहिए एवं समझना चाहिए। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ पर जो अभी कुछ क्षण पहले जो चर्चा हम लोगों ने किया था कि राहु एवं केतु देव ये छाया ग्रह है, उसी के बारे में यह नीचे बतलाया गया है कि यहाँ जो योग बतलाए गए हैं उसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि सातों ग्रहों का विचार करना चाहिए। राहु और केतु का विचार इसमें नहीं किया जाता। अब क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये लोग छाया ग्रह है, छाया में उतनी वास्तविकता नहीं होती। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए, इससे नीचे क्या से तो दाम योग होता है जो इस हाँ में हो तो क्रम से लेना चाहिए। तो इस योग को क्या कहा जाता है? दाम योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाम योग। दाम योग। यह भी अच्छा योग है। यहाँ पर देखिए, जो लोग इस योग में उत्पन्न होता है वह राजा के समान दूसरों पर उपकार करने वाला और स्वयं त्यागी होता है। तो राजा के समान यह भी अच्छा योग हो गया। हम लोगों को दो प्रकार के योगों को समझना चाहिए, एक सुखद योग, एक दुखद योग। और उस सुखद योग के भी कई प्रकार हैं, दुखद योग के भी कई प्रकार हैं, लेकिन कम से कम इसके बाद में यदि ग्रह केवल 5 राशियों में हो, यानी कि किसी भी कुंडली के किसी भी 5 भाव में हो, तो भी अच्छा योग कहा जाता है। 5 राशि में हो, 5 भाव में हो, तो यह पास योग का निर्माण होता है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि जब भी कोई योग बने और शुभ भाव से के द्वारा बने तो वह ज्यादा सुखद हो जाएगा, ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। अब यही 5 भाव में ही कोई ग्रह, सभी ग्रह हो जाए पांचों, 1 2 3 4, यह केंद्र शुभ भाव हो गया, और एक त्रिकोण में से कोई एक में हो जाए, या दोनों त्रिकोण में हो और केंद्र के 3 भाव में हो, 5 भाव हो गया, तो यह सर्वोत्तम हो गया। अगर इसी में से कोई 3 भाव, छठे में भी, 8वें में भी, 12वें में भी, तीनों भाव में ग्रह हो और इस शुभ भाव में किसी 2 ही भाव में ग्रह हो, तो फिर फलों में परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन लाभ मिलेगा। यह दुखद योग नहीं है, सुखद योग है। लेकिन बुरे भावों में जब संबंध बनेगा तो थोड़े फल कम हो जाएगा, या नगण्य के बराबर हल्का फल्का मिलेगा जो एहसास हम नहीं कर पाएंगे। उदाहरण स्वरूप इस फलों को समझने के लिए अब यहाँ पर एक बातों को समझना होगा, वह क्या कि अगर आप ही के कुंडली में चोट लगने के योग बने 10% फल देने वाले हो रहे हैं, किसी की कुंडली में 100% दिख रहे हैं, किसी की कुंडली में 75% दिख रहे हैं, किसी की कुंडली में 50% दिख रहे हैं, किसी की कुंडली में 40% देख रहे हैं। अब यह कितना प्रतिशत प्रभावी है, यह तो अध्ययन, जो जितना अध्ययनशील होता है वह आकलन कर सकता है। चाहे 10% हो चोट लगेगा ही, 100% हो चोट लगेगा ही, 50% है यह भी चोट लगेगा, 40 है यह भी चोट लगेगा, 20% है तो भी चोट लगेगा, निश्चित लगेगा।
लेकिन अब यह जो 10% चोट है, तो न के बराबर एहसास ही नहीं होगा। हम चल रहे हैं, हल्का सा पैर में चोट लग गया, ऐसा चोट लगेगा जिसका एहसास ही नहीं होगा। अगर 50% तक है तो चोट भी लगेगा, दर्द भी होगा, हमें एहसास भी होगा। मोटरसाइकिल है, उलट गया, हम गिर गए, चोट में चोट लग गया, थोड़ा देर इधर से उधर बदन टेढ़ सीधा किए, मिट्टी धूल अपने बदन के झाड़े, फिर मोटरसाइकिल सीधा किए, चल दिए। दर्द हल्का फल्का कर रहा है, चलो भाई मेडिसिन के दुकान पर गए, दो दर्द की गोली लिए, चल दिए, अपना खा रहे हैं, ले दे के बराबर हो गया, कोई फर्क नहीं उतना पड़ा। 50%, 75% हुआ, हल्का फल्का ठीक ठाक करा लिया, हड्डी फड्डी टूटी, प्लास्टर हो गया, काम चल रहा है, महीने 2 महीने के बाद। 100% हो जाए, फिर क्या होगा? 100% अगर चोट जो योग हुआ और उस पर भी पापाग्रह की दृष्टि युति बन गई, मार्केश भाव के स्वामी से युक्त दृष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर? ज्यादा परेशानी रहेगी गुरुदेव। कभी कभी एक चोट लगता है, एक्सीडेंट होता है, तब व्यक्ति की क्या होता है, एकाएक ऐसी भी बातें हो व्यक्ति, जाती है। हाँ, ऐसी भी बातें हो जाती है जिसकी कल्पना हम लोग नहीं करते हैं। 100% एक्सीडेंट जो, तो इस प्रकार से योगों का हम लोग कम बेसी बल बल कितना है, तो ठीक उसी प्रकार योग सुखद बन रहे हैं, अच्छा फल मिलेगा। परंतु अगर यह बुरे भावों से संबंध बना के बने, तो वह बलहीन हो जाता है, फलहीन हो जाता है, यानी कि कम फल देता है। अब बातें स्पष्ट हो गई? जी अगर गुरुदेव। सब, हाँ, अगर सभी ग्रह, सभी 7 ग्रह 4 राशि में हो तो भी अच्छी बात होती है। हाँ, अगर 3 राशि में ही हो, कुंडली के 3 ही भावों में 7 ग्रह हो, यह अच्छा फल नहीं देता। यहाँ पर जैसा कि देखिए 5वें नंबर में यदि कुल 7 ग्रह 3 ही राशियों में हो, यानी कि कुंडली के किसी भी 3 भाव में हो, तो यह शूल योग होता है, यह अच्छा योग नहीं है। यह क्रोध एवं दरिद्र, यानी कि गुस्सा भी व्यक्ति के पास में होगा, एवं धन की स्थिति अच्छी नहीं होगी। अगर 2 ग्रह 2 ही राशियों में हो तो भी यह फल अच्छा नहीं होता। यहाँ पर बतलाया गया है कि यह पाखंडी, यानी कि दिखावा एवं धनहीन। अब यदि 4थे भाव में पापग्रह की स्थिति बन जाए तो थोड़ा और ज्यादा पाखंडी, 5म भाव में बन जाए तो और ज्यादा पाखंडी, लग्न भाव में बन जाए और ज्यादा पाखंडी, यानी पापाग्रह की स्थिति बन जाए तो। अगर एक ही भाव में हो तो वैसे हमने आज तक हमारे पास में जितनी कुंडलियां आई, उसमें एक ही भाव में सभी ग्रहों, ऐसा मैंने कुंडली नहीं देखा। होता है, हो सकता है, ग्रहों का गोचर है, हो सकता है कि हमारे पास वैसे ढेर सारी कुंडलियां आई होंगी, लेकिन हमने नहीं देखा। इस बीच में हमारे इतने लंबे जीवन में कभी उस प्रकार की स्थितियां बनी या नहीं बनी, कुंडली ही नहीं आया, मुझे नहीं पता, लेकिन पुस्तक में लिखा गया है। हो सकता है, क्योंकि ग्रह अपने हिसाब से चलते हैं। जब पृथ्वी पर प्रथम बार सूर्य का उदय हुआ था, ब्रह्म पुराण में आप पढ़ेंगे, हमारे पास में पुस्तक है, उसका पीडीएफ हम शेयर करेंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं। उस समय सभी ग्रह मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में ही थे, यानी कि सभी ग्रह एक ही राशि में थे, एक ही नक्षत्र में थे, 0 अंशों पर थे। और जब ही सूर्य देव का उदय हुआ, सभी ग्रह अपने अपने गति से अपने अपने अक्ष कक्ष पर गति करने लगे। गतियों के प्रभाव से किसी ग्रह की गति अधिक है, किसी ग्रह की गति कम है। यही शनि देव लगभग 30 महीने, 29.5 महीने से लगभग अधिक, या 30 महीने, साधारणतः हमारे गुरुजन भी, हम लोग भी, सभी आदमी कहते हैं कि 30 वर्ष 30 वर्ष नहीं, 30 महीने, यानी कि 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं।
और वहीं चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं। ग्रहों के गति में अंतर है। सूर्यदेव एक राशि में 30 से 31 दिन रहते हैं। शुक्रदेव भी 1 महीने से कुछ कम ही दिन, बुधदेव भी 1 महीने से कुछ कम ही दिन, यानी कि 30 दिन से कुछ कम दिन, मंगल देव लगभग 45 दिन, गुरुदेव लगभग 12 से 13 महीने एक राशि में, राहु एवं केतु देव 18 महीने एक राशि में रहते हैं। तो ये लोग ग्रहों के गति के हिसाब से आगे पीछे होते रहते हैं, युतियां बनती रहती है, टूटती रहती है। हो सकता है कि कभी गति के प्रभाव से एक जगह भी हो। तो जब सभी ग्रह अगर 3 भाव या 3 राशि, 2 भाव या 2 राशि, एक ही भाव में राहु केतु को छोड़कर अगर सभी ग्रह हों तो यह अच्छे योग नहीं माने जाते। क्या नहीं माना जाता? अच्छे योग नहीं माने जाते। अब यहां पर दिया गया है कि चंद्रमा से 7वें भाव 8वें भाव, 6ठे 7वें 8वें में शुभ ग्रह हो तो अधियोग होता है। इसको स्पष्ट रूप से पढ़े। जबकि कुंडली का 7, 6ठा एवं 8वां भाव खराब है। खराब भाव 6ठा 8वां भाव कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? जी। तो चंद्रमा से मन का विचार किया जाता है। चंद्रमा से मन का विचार किया जाता है। और जब शुभग्रह बुरे भाव में हो जाए तो स्थिति खराब होती है कि अच्छी होती है? शुभग्रहों का शुभ भाव में होना ज्यादा उत्तम है या खराब भाव में होना ज्यादा उत्तम है? अच्छे भाव में होना। अच्छे भाव। अब देखिए पुस्तक क्या कहता है और पुस्तक की बातों को कैसे समझना चाहिए। अब यहाँ पर इसके फल के बारे में यहाँ पर लिखा गया अधियोग। चंद्रमा से 6ठे 8वें 6ठे 7वें 8वें में शुभग्रह हो तो अधियोग होता है। अब अधियोग के फल को पढ़े। यहाँ पर भी दिखाइए, यदि लग्न से 6ठे 7वें 8वें शुभग्रह हो तो भी अधियोग होता है। यदि ये तीनों बली हो, यानी कि बली का मतलब कि चंद्रमा लग्न से या चंद्रमा से या लग्न और चंद्रमा दोनों से ही 6ठे 7वें 8वें में शुभग्रह हो तो अधियोग होता है। यदि यह तीनों बली हो तो 3 भाव में शुभग्रह तो बुध बृहस्पति शुक्र प्रमुख रूप से यही है। तो अधियोग में उत्पन्न मनुष्य भूपति, यदि तीनों मध्यम बली हो तो जातक मंत्री, बुध शुक्र इत्यादि हीन बली हो तो मनुष्य नेता होता है। किंतु शुभ प्रभाव तब भी रहता है अधियोग में उत्पन्न मनुष्य लक्ष्मीमान दीर्घवान मनस्वी होते हैं। अधियोग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य स्थिर संपत्ति वाले, बहुत से बंधुओं का भरण पोषण करने में तत्पर ने। कितने अच्छे योग सब बतलाए गए। अच्छा योग है कि नहीं है? अच्छे योग हैं या नहीं है ये? हैं गुरुदेव। जी। लेकिन हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि कुंडली के 6ठे 8वें 12वें भाव में यह बुरे भाव है। अभी हम लोगों में कक्षा में उपस्थित विद्वान गणों में से एक विद्वान गण ने कहा था, और हमारे गुरुजन भी कहते हैं कि यदि शुभग्रह शुभ भावों में हो जाए तो और अति उत्तम होता है। अब मान लिया जाए कि गुरुदेव 9वें भाव में बैठ जाए तो ये लग्न को भी देखेंगे, पंचम भाव को भी देखेंगे। पंचम भाव बुद्धि भी अच्छा हो गया, व्यक्ति का लग्न भी मजबूत हो गया, भाग्य भी मजबूत हो गए, यह अच्छा फल हो। इससे बेहतर फल क्या 8वें भाव में बैठकर दे सकते हैं? नहीं। नहीं दे सकते, किसी भी सूरत में नहीं। फिर भी पुस्तक में लिखा गया। अब शुक्रदेव जो हमारे धन के लिए समृद्धि प्रदान करने वाले, यानी कि
सबसे गुरुदेव बुधदेव या चंद्रदेव कोई भी ये शुभ ग्रह, अगर धन की बात की जाए तो शुक्रदेव की ज्यादा महत्ता धन के लिए हो जाती है कि नहीं हो जाती है? क्योंकि शुक्रदेव धन के कारक है, धन के अभिलाषी हैं। हालांकि धन देते हैं तो गुरुदेव, लेकिन धन के अभिलाषी कौन है, गुरुदेव हैं या शुक्रदेव हैं? शुक्र। शुक्रदेव गुरुदेव। शुक्रदेव। अब देखिए, तो शुक्रदेव अगर 11वें में रहेंगे तो धन के प्रति इच्छा की भावना जगेगी, चौथे भाव में होंगे तो अस्थाई धन बढ़ाने के प्रति मन में भावनाएं जागृत होती रहेगी ना, कि छठे भाव में होंगे तो ज्यादा होगा? चौथे आप भाव लोग में बोले ज्यादा होगा गुरुदेव। क्या? चौथे भाव में होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा शुक्रदेव। अब ठीक है, अब हम लोग पुस्तक की बातों को कुंडली पर लगाते हैं। पुस्तक में कहा गया कि यदि चंद्रमा या लग्न से, अब यहीं पे मान लिया कि चंद्रमा भी हो चंद्र कुंडली के सहारे, या लग्न ही चंद्र हो और इसी में तो लग्न और वैसे हो गया, तो यह अच्छा कैसे माना जाए? तो अब देखा जाए कि 8वां भाव, चंद्रमा से 8वां भाव क्या है? हमारे मन के लिए नई सोच है, नई कल्पना। मन कल्पना करता है ना, तो अच्छी बातों की कल्पना होगी। क्या होगा? अच्छी बातों की कल्पना होगी। 8th हाउस एवं में। अभी हाँ, अब देखा जाए, इसके बाद में अगर छठे भाव में शुभ ग्रह है तो हम अच्छे कायदे से जीवन में संघर्ष करेंगे। प्रतिस्पर्धाओं की जो बात आएगी, तो प्रतिस्पर्धा, अगर पापग्रह है तो अपने स्वार्थ के लिए, भाई सामने कोई है किसी को देखे ना दिखे, अपना भला देखो जी, बात कहानी खत्म है। लेकिन शुभग्रह होंगे तो हम अपनी प्रतिस्पर्धा अच्छे नैतिक मूल्यों को आधार मानते हुए अपने प्रतिस्पर्धा, यानी कि हम भी बढ़े, दुनिया भी बढ़े, उस प्रकार की भावना हो जाएगी। 7वां भाव हमारे सहयोगी का भाव होता है, वह जीवन संगनी के रूप में या जीवन संगी के रूप में, या हमारे कर्म भाव, व्यवसाय भाव इत्यादि में सहयोग देने वाले का भाव हो जाता है। यहाँ भी शुभग्रह हो तो हमारे सहयोगी गण भी क्या हो जाते हैं? बड़े शुभत्व अच्छे। वाले। एवं यह दसम भाव जो है, 7वां भाव दसम से दसम है, भावत भाव के अनुसार भी अच्छा हो गया। 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह लग्न को मजबूत करते हैं, तो यहाँ शुभ ग्रह है तो दसम भाव में शुभता देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह यहाँ करें। यहाँ भी शुभ ग्रह है तो यह भी 8वें भाव से 11वें हो गया, तो यह भी इच्छा के लिए शुभ, कल्पना में नई इच्छा की, यह भी हो गया। इसके बाद में लग्न भी शुभ करतरी में हो गया। अगर यहाँ शुभ ग्रह है 8वें भाव में तो दूसरे भाव को देखेगा, छठे भाव में शुभ ग्रह है तो 12वें भाव को देखेगा, 7वें भाव में शुभ ग्रह तो लग्न भी शुभ शुभ दृष्ट हो गया। अब बतलाइए, अगर इस कायदे से सोचा जाए तो जीवन धन्य हुआ या क्या हो गया? धन्य हो गया गुरुदेव। धन्य हो गया। तो हम लोगों को पुस्तकी की बातों को, मान लीजिए कि सिर्फ हम यह कहेंगे कि छठे 8वें 12वें में बैठे हुए ग्रह बुरे फल देते हैं, ठीक है, लेकिन बुरे फल देते हैं, अच्छी बात है, इस बात से मैं भी नहीं नकारता, लेकिन कभी कभी कई बुरे योग मिलकर भी अच्छे योग बना लेते हैं, तो वही है, यह अच्छा योग हुआ या नहीं हुआ? अच्छा ही होगा। अब तो जो हम लोगों की जो छोटी बुद्धि है, कि हाँ भाई छठे 8वें 12वें में बैठ गया, छठे 8वें 12वें में हो गया तो खराब फल देगा, यह जो हम लोगों की जो छोटी बुद्धि थी, इस पर से भी पर्दा हटा या बाकी रह गया? हट गया हाँ गुरुदेव। गुरुदेव, धूल छटी थोड़ी। चलिए ठीक है। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहता है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है। गुरुदेव एक बात हाँ बता जी, दीजिए,
हाँ जी। हमारे भाई के कुंडली में राहु गुरु चांडाल योग, अंगारक योग, चंद्र शनि विष योग ये सब बन रहे थे, पर वो बहुत अच्छा प्रसिद्ध हो रहा था। आज का जो मैंने देखा, आपने जो जो योग बताए हैं वो योग उसकी कुंडली में सब लागू होते हैं, जैसे दाम योग, कहल योग, अधि योग। अब मुझे मालूम पड़ा कि वो तो आनंद कर रहा है, उसको कोई तो आज उसका परिहार हो गया। गुरुजी आज बहुत बहुत बड़ी बात हो गई आज। चलिए जी, अच्छी बात है। नहीं नहीं, हम लोगों को जब योग वाली क्लास करे, चाहे कोई भी क्लास करे, तो हम लोगों को क्लास पढ़ने के लिए हम लोग बेसिक तौर पर किसी भी प्रकार से पढ़ ले, लेकिन संबंधित पुस्तक को, उससे संबंधित अगर कोई अध्याय है तो किसी न किसी एक पौराणिक पुस्तक को, जिस पुस्तक को हमारे गुरुजन आदर के साथ देखते हैं या देखा है, और जिस पुस्तक का नाम हमारे गुरुजन बड़े आदर से लेते आए हैं, उस पुस्तक का तो अध्ययन हम लोगों को पन्ना के एक एक शब्दों को पढ़ना ही चाहिए और हम लोगों को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। जब हमारे गुरुजन जिस पुस्तक का नाम लेते हैं, अगर उसको हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग भी अपने गुरुजन के सदृश ज्ञानवान होने का जो पथ है उस पर हम लोग अग्रसारित होते हैं। हालांकि हम अपने गुरुजन से कभी आगे नहीं हो सकते, ऐसा मेरा मानना है, परंतु गुरुजनों का आशीर्वाद इतना अमोघ होता है कि वह कहते हैं कि नहीं, तुम अब इस योग्य हो गए हो कि हम तुम्हारी बड़ाई कर सकें। कभी कभी ऐसे गुरुजन लोग कहते थे, लेकिन यह उन लोगों की बातें बड़ाई वाली होती है। हम लोग कभी अपने गुरुजनों से क्या बड़े अधिज्ञानी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं गुरुजी, नहीं हो। और यही आज साबित हो गया गुरुदेव आज के योग से कि वो क्यों राजा की तरह जीता है। चलिए जी, इसके बाद में हम लोग एक दो योग और पढ़ लेते हैं। यदि लग्न में शुभग्रह हो, यदि लग्न में शुभग्रह हो या लग्न को शुभग्रह देखते हो और लग्न मजबूत स्थिति में हो और शुभ भाव में हो, यह भी शुभ योग होता है। तो यह तो बात हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि लग्न शुभ युत या शुभ दृष्ट हो और लग्नेश भी अच्छी स्थिति में होकर शुभ भाव में हो तो यह उत्तम योग बनता है। उसको इस पुस्तक में चामर योग के नाम से बतलाया गया है। हम लोग योग पढ़ने, योग का नाम याद करें तो असंख्य योग देखने को पुस्तक में मिलेंगे। भले हम लोगों को योग न याद का नाम याद न हो, योग का नाम याद ना हो, लेकिन सुखद योग बन रहा है या दुखद योग बन रहा है, यह हम लोगों को समझना चाहिए। लग्नेश शुभग्रह से युत दृष्ट हो, लग्नेश मजबूत होकर अच्छे भाव में हो, अच्छी स्थिति के होकर हो, यह भी बहुत अच्छा योग है। यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वृद्धि करना, सुंदर सुशील भी, लक्ष्मीवान कीर्तिमान दीर्घायु जनपति इत्यादि से। यही स्थिति दूसरे भाव की भी है। इसे धेनु योग कहा गया है, कामधेनु योग। हमारे बाबा कामधेनु योग कहते थे। क्या कहते थे? कामधेनु योग। हाँ, क्योंकि संचय भाव है ना, दूसरे भाव को धन भाव कहा गया है, संचय भाव कहा गया है। तो यदि दूसरे भाव को शुभग्रह देखते हो, शुभ युत हो, दूसरे भाव के स्वामी अपने ही भाव में हो या कुंडली में कहीं भी शुभ भाव में हो, अच्छी स्थिति में हो, अस्त न हो, नीच के न हो, तो यह धेनु योग होता है। कारण क्या है कि दूसरा भाव हमारा वाणी हो गया, वाणी उत्तम हो गया। दूसरे भाव से भोजन का विचार करते हैं, भोजन उत्तम हो गया। दूसरे भाव से अपने स्वजनों का विचार करते हैं, स्वजनों से ही हमें संस्कार मिलती है। जन्म तो हमारे माता पिता देते हैं, परंतु संस्कार कहाँ से आता है? अपने समाज से। हालांकि संस्कार के दाता भी माता पिता हैं, परंतु समाज से भी हम लोगों को संस्कार मिलता है, अपने स्वजनों से भी संस्कार मिलता है। तो व्यक्ति की वाणी अच्छी हो जाती है, व्यक्ति का संस्कार अच्छा हो जाता है, व्यक्ति का धन अच्छा हो जाता है। नहीं, धन भाव अब शुभ स्थिति में हो तो धन भाव का भी अच्छा भाव हो जाता है, नहीं कि धन भी अच्छे हो जाते हैं। तो फिर
व्यक्ति धनवान हो ही गया, विद्या दूसरे भाव से विद्या का विचार किया जाता है, विद्यावान हो ही गया, उसके कुटुंबी जनों से मिलने वाले सभी चीज अच्छे मिले क्योंकि शुभ ग्रहों की स्थिति हुई, तो संस्कार भी अच्छे हो गए, तो स्थिति अच्छा हो गया कि नहीं हुआ? यहां तक समझने में अब किसी प्रकार की समस्याएं तो नहीं है ना? नहीं है गुरुदेव। तो अब हम आज की कक्षा यहीं पर स्थगित करते हैं। हम लोग पुनः कल, यदि होगा, कल से पृष्ठ संख्या 148 से हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे।